वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। और फिलहाल हम लोग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। टॉपिक की हेडिंग है, टॉपिक नंबर है टेक्स्ट बुक के हिसाब से 6.4 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखो, जो बच्चे वीडियो देखना शुरू करें उनको बता दूं, इस वीडियो का माध्यम और उद्देश्य केवल और केवल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब टेक्स्ट बुक को सिंप्लीफाई करना और महाराष्ट्र सीटी की प्रिपरेशन आसान बनाना है। जो बच्चे जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने ही यूट्यूब चैनल पर जेडब्ल्यू और नीट के अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए गए हैं। तो आपको उन वीडियो में जाने की जरूरत है। तो अगर आप मेरे साथ इस समय बने हैं और उम्मीद लेके बने हुए हैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब आपको आसान बनानी है, तो आप बिल्कुल सही है। और अगर आप उम्मीद लेके आए हैं कि आपको जेडब्ल्यू मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट वीडियो में जाएं और उन प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को रेफर करें। तो पेज नंबर 134 टॉपिक 6.4 सुपरपोजिशन ऑफ वेव। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। भाई, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या होगा? इसका सिंपल मतलब होगा कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि किसी एक पॉइंट पर यहां देखिएगा, किसी एक पॉइंट पर किसी दो सोर्स से अलग अलग वेव्स ट्रेवल करके आती है। किसी एक पॉइंट पर दो सोर्स से अलग अलग वेव ट्रेवल करके आती है। सोर्स दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस पॉइंट पर इस दोनों सोर्सेस से आने वाली वेव जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो पहले सोर्स ने जो इफेक्ट डाला है उसके कारण, दूसरे सोर्स ने जो इफेक्ट डाला है उसके कारण, तीसरे सोर्स ने जो इफेक्ट डाला है इसके कारण, इन तीनों के रिजल्टेंट के कारण होती है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग यही होता है, ऐसा फिनोमेना जिसमें हम क्या बात कर रहे होते हैं, जब दो वेव या दो से ज्यादा वेव मीडियम में किसी एक कॉमन पॉइंट पर प्रोड्यूस होती है, पहुंचती है, तो डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सारे वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यहां पे डायग्राम देखिएगा स्टूडेंट। हालांकि ये सारी बातें मैं आपके सामने बोर्ड पे करने वाला हूं। देखिए, t इक्वल टू 0 पर दो वेव ट्रेवल करके आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव ट्रेवल इधर से करके आ रही है। 1 सेकंड पर वेव पहले से कंपैरेटिवली पास आ गई है, चेक कर सकते हैं आप। 2 सेकंड पर वेव्स और पास आ गई है। अच्छा, 3 सेकंड पर वेव के साथ में क्या हुआ देखो, 3 सेकंड पर जब दोनों इंटरैक्ट कर रही है तो यहां पर ये देखिए एम्पलीट्यूड पे कोई नेट इफेक्ट आया है ना। और दोनों के इंटरैक्शन होने पर 4 सेकंड पर ये वेव इस डायरेक्शन में और ये वेव इस डायरेक्शन में मोशन करके जा रही है। देखिए, फिर समय के साथ में ये दूर चली जाती जा रही है और समय के साथ में दूर जाती जा रही है। तो यहां पर हम देख ही रहे हैं कि दोनों वेव के एम्पलीट्यूड, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, सेम फेज में कह सकते हैं आप लोग, है ना। दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और एक पॉइंट पर मीट हो रही है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट फेज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। भाई, आ तो पास रहे हैं, लेकिन ये y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर ऊपर की तरफ है और ये y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर नीचे की तरफ है, ठीक है। ये जा रहा है राइट साइड और ये जा रहा है आपके साथ में लेफ्ट साइड। देखिए, एक पॉइंट पर t इक्वल टू 0 पर काफी डिस्टेंस पर थे, 1 सेकंड पर ये दोनों पास पास आ गए। पास पास आने पर देखो क्या हुआ, इसका और इसका दोनों का फेज अपोजिट है ना। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट किए तो देखो डैश लाइन से बताया गया लूप, ये दोनों गायब हो चुके हैं। गायब होने के बाद में कुछ समय बाद में देखिए, ये वाली वेव जा रही थी राइट साइड, ठीक है, ये वाली वेव कहां जा रही थी, लेफ्ट साइड। अब देखिए क्या हुआ, ये राइट साइड वाली वेव क्रॉस होने के बाद में राइट साइड निकल गई और ये लेफ्ट साइड निकल गई। मतलब ये कह सकता हूं मैं, व्हाट आई कैन से, ऊपर वाला राइट से जा रहा था तो टकराने के बाद में भी राइट पे ही जा रहा है, नीचे वाला लेफ्ट से जा रहा था तो टकराने के बाद भी लेफ्ट से जा रहा है। अब यहां पे किसी पॉइंट पर जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उस समय जो नेट इफेक्ट आ रहा है, देखो ये नेट इफेक्ट डैश लाइन से बताया जा रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ने दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, नलिफाई कर दिया है, प्लेन स्ट्रक्चर बना दिया है। यही हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपके सामने दिख रहा है, हम यहां पर ये सीखेंगे कि जब किसी पॉइंट पर दो वेव्स आपस में इंटरैक्ट करती है, पहुंचती है, तो उन दोनों के पहुंचने से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके किस तरह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के कितने सारे पॉसिबल केसेस देख सकते हैं। देखिए, ये जो बात आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, y इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस थीटा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने की बातें, ये सेम के सेम डिस्कशन आप और हम कहां करने वाले हैं स्टूडेंट पता है? हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में करने वाले हैं। कहां करने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में करने वाले हैं।
हम इंटेंसिटी के बारे में भी वेव ऑप्टिक सेक्टर में सीखेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर हम पूरी बातें डिटेल करने वाले हैं। उसके बाद हम 6.1 का एक क्वेश्चन देखेंगे कि जहां पर हम सीखेंगे कि दो वेव्स आपको दे रखी है, आपको फेज डिफरेंस निकालने हैं। फिर उसके बाद हम 6.2 का ये क्वेश्चन देखेंगे जहां प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बातचीत की गई है ना, और प्रोग्रेसिव वेव के लिए ये डायग्राम गिवन है और उसकी मदद से आपको स्पीड और वेवलेंथ साथ साथ टाइम पीरियड के बारे में जानकारी देनी है। चलिए बोर्ड पे शुरुआत करते हैं और टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखिए शुरुआत करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। मान लीजिए आपके पास में ऐसा कहा गया कि एक सोर्स S1 है और दूसरा सोर्स S2 है ना बच्चों। सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मैं दो ही सोर्स ले रहा हूं, S1 और S2। ये पॉइंट P है। अब P से क्या हुआ, P से यहां पर एक पाथ है और यहां पर एक पाथ है। यहां से एक वेव इमिट हुई जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, यहां से एक वेव इमिट हुई जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 है। तो इस पॉइंट P पे क्या हुआ भाई, इस पॉइंट P पे दोनों वेव साथ में पहुंची है ना। तो पहुंचते वक्त मैं कह सकता हूं कि P पॉइंट पर डिस्टर्बेंस पहुंचा। वेव पहुंची मतलब क्या पहुंचा, डिस्टर्बेंस पहुंचा। वापस से P पॉइंट पर y2 डिस्प्लेसमेंट पहुंचा मतलब क्या पहुंची, वेव्स पहुंची। तो भाई P पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा पार्टिकल का, नेट इफेक्ट जो आएगा, भाई अकेला होता तो y1 आता, दूसरा है तो कितना आएगा, y2 आएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो दिया जाएगा y1 प्लस y2 दोनों के वेक्टर सम के इक्वल दिया जाएगा। दोनों के किसके इक्वल दिया जाएगा, वेक्टर सम के इक्वल दिया जाएगा। इसे ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब यहां बात ऐसी है कि मान लीजिए y1 इक्वल टू आपके पास में दे रखा है a1 sin ओमेगा टी और y2 इक्वल टू दे रखा है आपको a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइ। एक्चुअलिटी में देखा जाए जब वेव प्रोपेगेट करती है तो वेव का इक्वेशन ऐसा दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये दिया जाता है a1 sin ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है, और y2 का इक्वेशन दिया जाता है a2 sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइ। अब देखो अगर इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में अगर आप क्या कर देते हैं, अगर आप x इक्वल टू 0 पुटअप कर देते तो x इक्वल टू 0 पुटअप करने से क्या फर्क पड़ने वाला है, देखो तो x इक्वल टू 0 पुटअप करने से फर्क यह पड़ने वाला है कि जैसे पहली इक्वेशन में आपने x इक्वल टू 0 पुटअप किया तो x के 0 पुटअप करने से यहां पर x के 0 पुटअप करने से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई a1 sin ओमेगा टी माइनस kx, है ना। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है भाई, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होगा। तो ओमेगा टी माइनस 0 कितना होगा, तो ओमेगा टी ही होगा। अच्छा ओमेगा टी माइनस के मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये टर्म 0 हो गया तो ओमेगा टी प्लस फाइ होने वाला है। तो ये दोनों वेव्स जब आपस में इस पॉइंट पर इंटरैक्ट कर रही है तो इनके इंटरैक्शन होने से जो नया वेव इक्वेशन बन रहा है वो कैसे निकाला जाए ये हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं। y नेट दैट इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइ, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये बात जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला दिया जाता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा हम फॉर्मूला देते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको पूरी तरह से, यहां से शुरुआत करते हैं क्योंकि बोर्ड की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो हम ये कहेंगे यहां पर है y नेट a1 sin ओमेगा टी प्लस कितना है a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइ। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन a cos b, ये आ गया a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 साइन a cos b प्लस कितना है cos a इंटू साइन b, ये ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, इसको ओपन कर दिया आपने। सो ओपन करने के बाद क्या हुआ, ये हुआ a1 sin ओमेगा टी, a2 sin ओमेगा टी इंटू cos फाइ प्लस कितना आ चुका है a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाइ, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइन ओमेगा टी का टर्म, ये साइन ओमेगा टी का टर्म कॉमन निकाल लिया तो y नेट को लिखा जा सकता है a1 प्लस a2 cos फाइ, ब्रैकेट में से कॉमन निकाला साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइ, ब्रैकेट में निकाला यहां पर अवेलेबल है cos ओमेगा टी। देखो अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो भाई सिंप्लीफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सिंप्लीफाई करने का एक तरीका फेजर मेथड होती है, दूसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड होती है।
तो भाई हम ये चाहते हैं कि ये बड़ा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, इसको छोटा बना दिया जाए। तो छोटा बनाने के लिए हम कुछ अजम्पशन करेंगे। हम ये देखेंगे a1 प्लस a2 आपके पास में cos phi है, इसे मान लेते हैं a cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, a2 sin phi को मैं अज्यूम कर लेता हूं a sin थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करता हूं और उसको ऐड कर देता हूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, RHS को ऐड कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये पूरा ब्रैकेट आपके पास में है। सो a1 प्लस a2 कितना अवेलेबल है, cos phi का होल स्क्वायर प्लस कितना अवेलेबल है, a2 sin phi का होल स्क्वायर, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। सो a स्क्वायर इसे कहा जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आ गया, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2ab ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस ये आ चुका है आपके पास में a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो a स्क्वायर कितना आ चुका है, a1 स्क्वायर प्लस कितना a2 स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में यहां से cos स्क्वायर phi प्लस यहां से देखिए साइन स्क्वायर phi, ये 1 हो चुका है ना, ट्वाइस a1 a2 cos phi, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो हम जानते हैं cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi को क्या लिखा जाता है, तो 1 लिखा जाता है। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos phi, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो दिस इज द नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो लिखा जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, दिस नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन एज a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर फिर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos phi, इसे ऐसा लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां हम देख सकते हैं a1 है फर्स्ट एम्पलीट्यूड, a2 आपके पास कौन सा एम्पलीट्यूड, सेकंड एम्पलीट्यूड, ट्वाइस a1 a2 cos phi, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहां पर अभी मैंने कहा था a1 प्लस a2 cos phi इक्वल टू a cos थीटा, ऐसा हमने कहा था। a2 sin phi इक्वल टू a sin थीटा। अब मैं क्या करता हूं, a sin थीटा डिवाइड बाय a cos थीटा कर देता हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये आएगा a2 sin थीटा, थीटा नहीं है phi आएगा, है ना, phi, ये वाला टर्म देखो a2 sin phi डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos phi। अच्छा, a से a कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आता है, tan थीटा, ये आता है a2 sin phi प्लस डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos phi, इसे ऐसा कहा जा सकता है। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a2 sin phi डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos phi। सो tan थीटा कैन बी रिटर्न a2 sin phi डिवाइड बाय कितना, a1 प्लस a2 cos phi। नाउ आप और हम जानते हैं cos का ग्राफ कैसा होता है, आप और हम जानते हैं cos का ग्राफ ऐसा होता है कि ये आपके पास में cos का ग्राफ कुछ इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, अब ये हुआ ऐसा, यहां से यहां +1, ये होता है -1। ठीक है, 0, 90, 180, 270 और 360। तो भाई cos 0 पर कितना होता है, cos +1 होता है। cos 360 पे cos कितना होता है, ये भी +1 होता है। cos 180 पे कितना होता है, तो cos 180 पे -1 होता है। और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो हम सारे डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। हम देखते हैं पहला केस कि थीटा जब 0 हो जाए, मतलब phi जब 0 हो जाए, और phi जब 0 हो गया है ना, तो हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू को निकाल के बताना है phi 0 होने पर। तो cos 0 की वैल्यू होती है +1, और +1 होती है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन आपके पास थी y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t। दूसरी इक्वेशन क्या थी, तो y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस phi थी, तो phi कितना रखना है, phi 0 रखना है। सो y2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में a2 sin ओमेगा t। तो भाई देखो, ये भी sin ओमेगा t और ये भी sin ओमेगा t, बराबर स्टूडेंट्स। तो अब इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि भाई a स्क्वायर कितना आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा आपके पास में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 0, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, a1 स्क्वायर प्लस कितना आया a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2। ये फॉर्मूला बन गया है भाई। रिजल्टेंट cos 0 की वैल्यू +1 होती है और +1 मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम का स्क्वायर हम कह सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सो a मैक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a1 प्लस a2। a मैक्स इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा a1 प्लस a2। ऐसा ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब tan फाई की वैल्यू चेक कर लें। यहां पे tan थीटा, tan थीटा में देखो a2 साइन 0 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos 0। भाई साइन 0 होता है 0, तो ये आंसर 0 आ जाने वाला है आपके पास में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं जब फाई की वैल्यू कितनी ले ली जाए, 90 डिग्री ले ली जाए। अच्छा, जब फाई 90 डिग्री ले लिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है भाई। फाई 90 ले लिया जाएगा तो cos 90 कितना होता है, तो हम जानते हैं cos 90 0 होता है। फाई 90 तो cos 90 डिग्री की वैल्यू ले ली जाए 0, तो आप जानते हैं a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाने वाला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 90। तो ये आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अच्छा, tan थीटा कितना था, तो tan थीटा था आपके पास में a2 sin फाई डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos फाई, है ना, ऐसा हम कहते हैं इसे। तो भाई tan थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया a2 sin 90 डिवाइड बाय कितना a1 प्लस a2 cos 90। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है तो चेक करें ध्यान से। sin 90 1 है, a1 प्लस a2 cos 90 0 है, तो आप सीधा सीधा लिख पाएंगे a2 डिवाइड बाय a1। सो tan थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, a2 डिवाइड बाय a1, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस, थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए। कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो भाई cos 180 कितना आता है आपके पास में, तो cos 180 आता है सर -1, और -1 मिनिमम वैल्यू होती है। तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 180 डिग्री, ट्वाइस a1 a2 cos 180 डिग्री। तो a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है सर, आप लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो a मिनिमम वैल्यू आएगी सर, इसे आप लिख पाएंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। सो a मिनिमम इज नथिंग बट सर मॉड a1 माइनस मॉड a2, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना। अब tan थीटा की वैल्यू देख ले, tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। भाई आप यहां पे लिख सकते हैं a2 साइन 180 डिवाइड बाय कितना a1 प्लस a2 cos 180। अच्छा, जिनको नहीं पता हो ध्यान सुन लेना बच्चों, tan थीटा साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, द वैल्यू ऑफ साइन 180 इज 0। सो a1 प्लस a2 cos 180 -1 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर 0 होता है। सो tan थीटा 0 हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 0 वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो भाई ये केस होने के बाद में भी एक इंपॉर्टेंट केस और आपके सामने निकल कर आता है, उस केस की हम बात कर लेते हैं, उस केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए या कह लीजिए इक्वल हो जाए, कि भाई ये रहा a1 और ये रहा a2, दोनों का मॉड इक्वल हो जाए 1-1। कोई मान लीजिए वी डोंट नो, मान लेते हैं a1 के इक्वल है ना भाई, a1 और a2 का मॉड इक्वल है, a1 के इक्वल, ऐसा पकड़ के चलते हैं, तब क्या होगा। सो a स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाई, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। a स्क्वायर कितना आ चुका है a1 स्क्वायर, a2 के प्लेस पे भी कितना है a1 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 a1 a1 cos फाई, ऐसा लिखा जा सकता है। सो भाई a स्क्वायर इक्वल टू 2a1 स्क्वायर प्लस 2a1 स्क्वायर cos फाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो भाई यहां से 2a1 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस cos फाई कर दो, 1 प्लस cos फाई कर दो। आपको जानकारी देना चाहूंगा 1 प्लस cos फाई की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2। ठीक है, 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2। तो a स्क्वायर आता है 2a1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2। तो a आ गया अंडर रूट 4a1 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाय 2। तो ये आ चुका है ट्वाइस a1 cos फाई बाय 2, ट्वाइस a1 cos फाई बाय 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें tan फाई की, tan थीटा की बात करें तो क्या था a2
साइन फाई अपॉन कितना था a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो दोनों को कह रहे हैं आप कि दोनों के मॉड इक्वल है, टेन थीटा a साइन फाई मान लेते हैं, a2 इक्वल टू a1 इक्वल टू कितना है a1 अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं a2 के प्लेस पे कितना अवेलेबल है a1 अवेलेबल है। अच्छा a1 तो पहले से था, a2 के प्लेस पे a1 है, कॉस फाई लिख दीजिए। सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास a1 साइन फाई अपॉन a1 कॉमन निकला 1 प्लस कॉस फाई। अब यहां से a1 कैंसिल, साइन फाई अपॉन कितना आ जाता है 1 प्लस कॉस फाई आ जाता है। अच्छा जानकारी देना चाहूंगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। वैसे साइन फाई का फॉर्मूला लिखा जा सकता है 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कितना है कॉस फाई बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है। सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, टेन थीटा है साइन फाई, साइन फाई को क्या लिख सकते हैं 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कितना है कॉस फाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस फाई को क्या लिखा था अभी आप लोगों ने, तो 1 प्लस कॉस फाई को लिखा था 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 कैंसिल। टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, टेन थीटा की वैल्यू निकल कर आती है साइन फाई बाई 2 डिवाइड बाई कितना आया कॉस फाई बाई 2। भाई साइन फाई बाई 2 डिवाइड बाई कितना निकल कर आ जाता है आपके पास में कॉस फाई बाई 2 निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से देखें। मैंने आप लोगों को क्या क्या लिखा था और क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं एक बार समराइज करना चाहूंगा। तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि वाई नेट की वैल्यू क्या थी, सर बोले वाई नेट की वैल्यू आपने लिखवाई थी a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सर बोले ये था a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये लिख लिया था। अब उसके बाद वाई नेट क्या लिखा था, बोले सर ओपन कर दिया था, ये आ गया था a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये लिख दिया था। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया था, हमने लिखा था वाई नेट a1 प्लस a2 कॉस फाई, ब्रैकेट से कॉमन निकला था साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई, ब्रैकेट से निकला था कॉमन कॉस ओमेगा टी। हमने इसको क्या माना था, हमने इन दोनों के प्लेस पे मान लिया था a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब दोनों में से कॉमन क्या निकला था a। अच्छा, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a, साइन b क्या होता है साइन a प्लस b, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा निकल कर आता है। तो वाई नेट की इक्वेशन जो निकल कर आ जाती है, सर बोले वाई नेट की इक्वेशन आ गई है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई थीटा, जबकि a की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, सर बोले a निकाला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, सर बोले कॉस फाई, ये निकाला हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, टेन फाई क्या निकाला हुआ है सर, टेन थीटा, सर बोले टेन थीटा निकाला है साइन a2 साइन थीटा अपॉन कितना आया a1 प्लस a2 कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है और इसके सारे केसेस हम लोग देख ही चुके हैं। तो फाइनली ये इक्वेशन आपके पास में समराइज होकर निकलती है। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं, हमने सीखा भी है और आगे सीखने भी वाले हैं। पहले भी कुछ बातें हम सीख चुके हैं, जिसमें से ये बात हमने सीखी थी कि हम हमेशा कहते हैं किसी भी जगह पर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। देखो समझना बच्चों, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या बोल रहा हूं मैं। हमने भी एम्पलीट्यूड के रिलेशन निकाले, अब एम्पलीट्यूड के रिलेशन निकालने के बाद हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी के बारे में। अच्छा, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या निकलेगा, इंटेंसिटी का मतलब क्या निकलेगा भाई जब आप लाइट वेव्स के बारे में बात करेंगे ना, तो इंटेंसिटी का मतलब होगा ब्राइटनेस, चमक। और इंटेंसिटी की जनरल डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। हम क्या कहते हैं, एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। भाई किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक से कम समय में, एक सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 90 डिग्री पर कितनी एनर्जी पास होगी, हम उसे इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। वापस सुनना, मान लो ये सरफेस है मेरे पास में, सरफेस है,
इससे बल्ब से एनर्जी पास हो रही है, परपेंडिकुलर पास हो रही है। भाई इतना एरिया ले लिया जितना कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, कितने सेकंड में पास होनी चाहिए? 1 सेकंड में पास होनी चाहिए। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंटेंसिटी। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। इसका मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं √k/√i ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो किसी को लिखना हो कि A1 क्या आएगा, तो आप बोलेंगे √k/√i1 आएगा। A2 क्या आएगा, तो आप बोलेंगे √k/√i2 आएगा। आप कहेंगे A1 स्क्वायर क्या आएगा, तो बोलेंगे KI1 आएगा। A2 स्क्वायर क्या आएगा, तो KI2 आएगा। और A स्क्वायर क्या आएगा, तो KI आएगा आपके पास में। ठीक है, वापस देख लो, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने से कांस्टेंट क्या आया? K निकल कर आया। सो A स्क्वायर कितना आ चुका है? KI आ चुका है, तो अंडर रूट दे दिया उधर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में A स्क्वायर का फॉर्मूला था A1 स्क्वायर प्लस कितना था? A2 स्क्वायर प्लस कितना था? ट्वाइस A1 A2 cos phi, ऐसा हम लोगों के पास में अवेलेबल था। तो भाई A स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? तो A स्क्वायर को आप KI लिख सकते हैं। A स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? KI लिख सकते हैं। मेरी बात समझिए यहां तक। भाई A स्क्वायर को आपने लिख दिया KI, तो A स्क्वायर को KI लिखने के बाद देखो क्या फर्क पड़ेगा। सर A स्क्वायर क्या लिखा? A स्क्वायर KI लिखा। A1 स्क्वायर क्या लिखेंगे सर? ये आ गया KI। सर बोले KI1 है, ये है आपके पास में KI2। ट्वाइस A1 के प्लेस पे क्या लिखने वाले? √k/√i1, √k/√i1 इंटू √k/√i2, और ये आ गया आपके पास में cos phi। सो KI दैट इज इक्वल टू KI1 प्लस KI2 2। अच्छा, ये √k, ये √k, √I1 √I2 cos phi। ठीक है स्टूडेंट, सो KI इक्वल टू कितना आ चुका है? KI1 प्लस KI2 2, √k इंटू √k कितना आ गया आपके पास में? K √I1 √I2 cos phi। अब देखो हर जगह से कॉमन क्या निकला? तो हर जगह से कॉमन K निकल गया, यहां से भी K कॉमन निकला। ये आ गया I1 प्लस I2 2 √I1 √I2, हम cos phi लिख सकते हैं। अब K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू आ गई आपके पास में I1 प्लस I2 ट्वाइस √I1 √I2 cos phi। वापस से वही कहानी, पहली कहानी, phi 0 कर दो तो cos 0 कितना हो जाने वाला है? cos 0 +1 हो जाने वाला है। +1 को आप क्या लिखेंगे? मैक्सिमम लिखेंगे। तो I मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos 0 +1 कर दो। I मैक्स आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, √I1 का स्क्वायर √I2 का स्क्वायर 2 √I1 2 √I2, ऐसा लिखा जा सकता है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी नथिंग बट √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यहां पे ऐसा लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया पहला रिलेशन। अब मान लो फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कितनी हो जाए बच्चों? 90 डिग्री हो जाए। सो फाई की वैल्यू 90 डिग्री होने पर क्या लिख पाएंगे आप लोग? भाई हमारे पास में फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है। सो आपके पास I इक्वल टू आता है I1 प्लस कितना? I2 2 अंडर रूट कितना? I1 अंडर रूट I2 cos phi मतलब cos 90 डिग्री। सो I को लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 2 अंडर रूट I2 cos 90 0। I आ गया आपके पास में I1 प्लस I2, ये निकला जा चुका है। ठीक है, दूसरा केस समझ में आ गया। अब तीसरा केस है, फाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दो। फाई की वैल्यू कितनी रख दो? 180 डिग्री रख दो। अच्छा, फाई जैसे 180 रखोगे तो cos 180 कितना हो जाने वाला है? सर बोले cos 180 हो जाएगा -1। सो हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू 180 डिग्री। सर बोले cos 180 हो जाएगा -1। सो I इक्वल टू आ जाएगा सर आपके पास में I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 2 अंडर रूट I2 cos 180 डिग्री। सो I इक्वल टू आ गया अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर 2 अंडर रूट I1 2 अंडर रूट I2 cos 180 कितना आ चुका है? -1 आ चुका है। cos 180 -1 मिनिमम वैल्यू होती है।
सो आई मिनिमम कितना आ जाता है आपके पास में, रूट आई वन का स्क्वायर रूट आई टू का स्क्वायर और माइनस 2 रूट आई वन 2 रूट आई टू, ये आ जाता है आपके पास में वैल्यू निकल के। तो आई मिनिमम कितना निकल कर आ जाएगा, आई मिनिमम निकल कर आ जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। सो भाई रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर आ गया। तो अगर आपसे किसी ने पूछा मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, आप कहोगे रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और अभी भी शुरुआत में बताया था स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है ना, होता है ना। तो भाई आप ये भी कह सकते हैं कि a इक्वल टू आता है अंडर रूट के इंटू अंडर रूट आई, तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मीन, क्या लिख सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखना। तो हम ये कह सकते हैं रूट आई वन इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट के वन, सो ऐसा लिखा जा सकता है ऐसे ए वन अपॉन अंडर रूट के प्लस कितना ए टू अपॉन अंडर रूट के, ए वन अपॉन अंडर रूट के माइनस ए टू अपॉन अंडर रूट के, सबका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू कितना आया, ये आता है आपके पास में ए वन प्लस ए टू अपॉन में कितना ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी समझने के बाद अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज के सॉल्व प्रॉब्लम। तो चलिए एक्सरसाइज के सॉल्व प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे कि क्या प्रॉब्लम में गिवन है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 6.1 आपका दो वेव दे रखी है 4 sin 20x माइनस 30t एंड 4 sin 25x माइनस 40t। आपको फेज डिफरेंस निकालना है जब x की वैल्यू 5 और टाइम 2 सेकंड्स हो। भाई देखिए पहला क्वेश्चन ये आता है फेज डिफरेंस क्या होता है ना, और गिवन क्या क्या है। तो पहले हम चेक करते हैं दोनों वेव में से कोई भी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अगर ये चेक करना हो तो कोई भी वेव फंक्शन होती है ax प्लस माइनस बीटी का, मतलब चार बातें होती है बच्चों, ax प्लस बीटी दोनों बातें होंगी फंक्शन के अंदर, या तो होगा ax माइनस बीटी होगा या माइनस ax बीटी कह लीजिए, एक होगा ax माइनस बीटी होगा, फंक्शन होगा एक बीटी माइनस ax फंक्शन होगा, है ना। तो आप समझना क्या मतलब है, भाई मतलब ऐसा है दोनों के साइन सेम हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो भी ये माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, दोनों के नेगेटिव नेगेटिव हुए तो भी माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव हुआ तो प्लस एक्स डायरेक्शन में, एक का प्लस और एक का माइनस हुआ तो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, है ना। अब हमें ये नोटिस करना है कि यहां पर ओमेगा 1 टी ओमेगा 2 टी, ये देखो k1x माइनस ओमेगा 1 टी k2x माइनस ओमेगा 2 टी, यहां पर देखो दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जबकि आप देखो पिछले केस में जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया था तो वहां रिजल्टेंट निकालने के तरीके में फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम थी। पहला इक्वेशन देखो क्या था, तो a1 sin ओमेगा टी था। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई अवेलेबल था। तो देखो ये भी ओमेगा था और ये भी क्या था बच्चों, ओमेगा था, है ना। यहां पर ओमेगा सेम नहीं है ना, तो जो रिजल्ट हम वहां के यूज कर रहे हैं वो यहां पे अप्लाई नहीं किए जा सकते, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑल्दो ये बात नहीं अप्लाई की जा सकती है, फिर भी हम टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी एरर देखेंगे कि टेक्स्ट बुक के अंदर ओमेगा सेम ना होने के बावजूद भी सेकंड पार्ट सॉल्व किया गया है, तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। तो चलिए पहले फेज निकालते हैं। तो फेज क्या होता है भाई, देखिए फेज का मतलब होता है कि साइन के अंदर जो भी है वो ये क्या है, साइन के अंदर जो भी है 20x माइनस 30t 25x माइनस 40t, तो मैं ये कह सकता हूं कि y1 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 4 sin टोटल phi1 और y2 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 4 sin टोटल phi2। फेज डिफरेंस निकालना है मुझे, आई हैव टू फाइंड फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका दोनों को phi2 माइनस phi1 कर लो या phi1 माइनस phi2 कर लो, उनका मॉड निकाल लो, है ना। तो मान लो मैंने phi2 माइनस phi1 किया, सो phi2 कितना है आपके पास में, phi2 25x माइनस 40t माइनस phi1 कितना है, बोले 20x माइनस 30t, 25x माइनस 40t 20x माइनस माइनस प्लस 30t, तो ये आ गया 5x माइनस कितना आ चुका है आपके पास में, 5x माइनस 40t प्लस 10t माइनस 10t आपके पास में निकल कर आ चुका है। तो हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय
एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, कितने टाइम पे निकालना है एक्स की वैल्यू, 5 सेंटीमीटर पे निकालना है। माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना निकालना है आपको, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 निकालना है ना। 25 माइनस 20 तो ये आ जाता है 5, तो 5 रेडियन आपके पास में फेज डिफरेंस निकलकर आता है। ठीक है, अब दूसरा बोला गया है कि जब ये दो वेव आपस में इंटरफेयर करती है तो इन वेव के इंटरफेयर करने से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है। क्या बोला गया है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, पार्ट बी में ऐसा बोला गया है। तो भाई ए मैक्स की वैल्यू आप और हम जानते हैं ये होती है A1 प्लस A2, और ए मीन की वैल्यू जो होती है वो होती है A1 माइनस A2। पर बच्चों आपको ये बात बता दूं पहले में कि ये फॉर्मूला तब निकला था जब दोनों के ओमेगा सेम थे। देखो यहां पर ओमेगा सेम नहीं है, ओमेगा सेम नहीं है, तो ओमेगा जब सेम ना हो तो इसे डायरेक्टली इस फॉर्मूले से नहीं निकाला जा सकता। पर जैसा कि किताब में ये बात बताई गई है तो मैं बात यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि अगर मैं ओमेगा सेम लेता हूं दोनों का, तब मैं लिख सकता हूं कि ए मैक्सिमम इक्वल टू 4 प्लस 4 ये आ जाएगा, और ये तब होता है जब फाई की वैल्यू 0 होती है, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और 4 मिनिमम, मिनिमम में आता है A1 माइनस A2 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5 कब होता है, जब 180 डिग्री होता है। इसे कहते हैं फाई 0 होना मतलब सेम फेज होना, फाई 180 डिग्री होना मतलब आउट ऑफ फेज होना। कौन सा फेज होना, आउट ऑफ फेज होना, यहां पर ऐसा कहा जा सकता है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6.2 की तरफ। उसमें जो कहा गया है वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है 6.2 एग्जांपल पेज नंबर 137 पे कि भाई एक प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल कर रही है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब वेव जो ट्रेवल कर रही होती है जिसकी इक्वेशन दी जाती है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, है ना। जो फाई 0 होता है तब y इक्वल टू दी जाती है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, नेगेटिव साइन बताता है कि वो प्लस एक्स में जा रही है। उसने बोला है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ट्रेवल करते समय पार्टिकल को 4 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। तो बच्चों किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जैसे ये मान लीजिए है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये सारे पॉइंट मीन पोजीशन के पॉइंट कहलाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे कहलाते हैं। तो अभी देखो ये हो गया, ये रहा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने में 4 मिलीसेकंड लगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई जब यहां से एक साइकिल कंप्लीट होता है तो इसे टी कहते हैं, इसका आधा होता है तो t/2 कहते हैं, इसका भी आधा होता है तो इसे t/4 कहते हैं। तो भाई आपको t/4 की वैल्यू दे रखी है 4 मिलीसेकंड, सो मतलब कैपिटल टी दे रखा है आपको 60 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड का मतलब -3 सेकंड, है ना। अब आगे क्या क्या पूछ रहा है आपसे वो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मीन पोजीशन से नेक्स्ट एडजेसेंट मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे रखा है ना। क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। और हम प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बता चुके थे कि भाई एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो आपको λ/2 की डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक क्या कहलाता है, डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मेनी साइकिल, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मेनी साइकिल, 1 साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें लैम्डा दे रखा है, या कह लीजिए अगर ये x है, या कह लेते हैं इसे कहता हूं कि ये λ1 है, ये λ1 है, तो λ1 प्लस λ1 इक्वल टू लैम्डा दे रखा है, 2λ1 इक्वल टू लैम्डा होता है, तो λ1 इक्वल टू λ/2 होता है। अब आपको λ1 दे रखा है ना। तो देखो क्या दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लैम्डा आ गया, लैम्डा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है स्पीड, तो λ/t होता है। लैम्डा कितना है, 4 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2। टी कितना है, 16 10 टू द पावर -3। यहां जाता है 1/4 10, 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया स्पीड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया था, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t। तो हम कह सकते हैं f इक्वल टू 1/t, t कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है 16 मिलीसेकंड, -3 कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 16 आ जाएगा आपके पास में। ये आ जाता है हर्ट्ज के अंदर आंसर, जो भी आप आंसर निकालना चाहें। बच्चों सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव आपकी टेक्स्ट बुक के 6.1 वाले पार्ट में दिया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन 6.1 और 6.2 में दिया हुआ है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखें आप, है ना। और अगर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपको
YouTube चैनल के उस हिस्से में जाना होगा जहां पर 11 कॉन्सेप्ट वीडियो नाम का एक टॉपिक अवेलेबल है। 11 कॉन्सेप्ट वीडियो, वहां पर वेव मोशन नाम की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 3 है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, वो करीबन 1.5 घंटे का वीडियो है। उस वीडियो में बहुत सारी बातें डिटेल में गिवन है। किसी भी बच्चे को लगता है कि ये सारी बातें हमको और अच्छे से समझना है तो आप वहां जाकर भी समझ सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप चाहें तो वहीं से उस लिंक को बेनिफिट उठा सकें और वहीं से जाके आप वीडियो को देख सकें। एक और बात कहना चाह रहा हूं, इस वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक और लिंक दी हुई है। गूगल ड्राइव पर अवेलेबल डेटा सेव किया गया है, तो आप वहां से एक्सेस डिमांड कीजिए। उस एक्सेस के बाद में सेम टॉपिक पे मेरे बने हुए हैंड रिटन नोट्स जो हैं, जो वीडियो में मैंने बनाए हैं, वो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि आपको लिखने का भी झंझट खत्म हो जाए और लिखने का समय बचे आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात की, मैंने आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब दो वेव्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके मीट होती है, तो मीट होने पर क्या होता है। तो इस तरह की वेव जब बनती है तो उन वेव्स को नाम क्या दिया जाता है। ऑल्दो इन्हें स्टेशनरी वेव्स नाम दिया जाता है। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टेशनरी वेव को लेकर। काफी लंबा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेशनरी वेव के टॉपिक से महाराष्ट्र सीईटी में बोर्ड्स के एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।